दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम संकेत है। हाय केवल और के संकेत। हाय। केवल और केवल ईश्वर की असीम कृपा है। आप भाइयों से मिलती हुई रोज एक दिन के आधार पर ताकत जो मिलती है मुझे, उसका बड़ा सहारा है। और मेरे परिवार का भरपूर साथ है। आज के दिन शराब के पहले रूट से दूर हूँ मैं। एक समाधानी और संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये मुझे जो टॉपिक दिया गया है, गॉड्स प्लान, ईश्वर का नियोजन या ईश्वर की इच्छा, या ईश्वर ने मेरे बारे में जो प्लान बना के रखा है, योजना बना के रखा है, उस पे चलना। एक कहानी से शुरुआत करता हूँ दोस्तों, जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताई। अमेरिका का एक बिजनेसमैन था। और साधारण सा बिजनेसमैन था। एक जगह मीटिंग में जाता है, वो होटल में रुकता है, उसकी मीटिंग को थोड़ा समय रहता है तो वो लॉन में जाके बैठता है। और लॉन में बैठे बैठे वो जहाँ बैठा रहता है वहाँ उसकी पैंट कुछ वजह से खराब हो जाती है, तो वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। और जो वहाँ के जो स्टाफ होता है उनको बोलता है कि आपने कैसा किया। स्टाफ में से लोग एक स्टाफ जो रहता है वो आके उसको अटेंड करता है और बोलता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके मीटिंग को 1 घंटा है, हम उसको ठीक करके देते हैं। वो वहाँ वेट करने लगता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है और वो दोनों बातचीत में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है। बाद में उन आगे जाकर के उन दोनों का प्यार हो जाता है, उनसे उनको बच्चा होता है। और आगे जाकर के वो बच्चा जॉन एफ कैनेडी, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये कहानी इसलिए बताई दोस्तों, जो भगवान को नहीं मानता है वो उसके कॉज एंड इफेक्ट्स को मानता है। और वो बिजनेसमैन का वहां जाना, लेडी का उसको मुलाकात होना, उसके पैंट खराब होना, और बाद में उनसे शादी के बाद एक बच्चा होना और उसको प्रेसिडेंट बनना, इसको सिलसिलेवार अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ईश्वर का नियोजन नजर आता है। और यही नियोजन मैं अपने जिंदगी में, अब जब से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने लगा हूँ, तब से ये नियोजन को मैं अपने से भी आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। कोई अलग बहुत ज्यादा अलग कहानी नहीं है मेरी दोस्तों। मैं आया था अल्कोहलिक एनोनिमस में किसी दोस्त के मार्फत। जो मेरा टेबल पार्टनर हुआ करता था उसका नाम विवेक था। और विवेक ने मुझे, मेरे से उम्र में छोटा होने की वजह से मुझे भैया बोलता है। और आज भी वो, यानी यहाँ मराठी में दादा बोलते हैं भैया को। तो मेरे को बोला था एक दिन आकर के, जब मैं बहुत, मेरी परिस्थिति गंभीर थी, मानसिक अवस्था खराब थी, मेरा जो आत्मा, क्या बोलेंगे उसको, कॉन्फिडेंस जो था मेरा, वो पूरा चकनाचूर हो गया था। घर से निकलना बंद कर दिया था। बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, बिजनेस चौपट हो चुका था। एक दिन वो मुझे देखने आया और मुझे बोलता है कि दादा एक जगह चल सकता है क्या तू मेरे साथ। तो वो उसका बोलना मुझे आज तक याद है। उसने जिस प्रकार से डरते डरते मुझे कहा था एक जगह चलता क्या, और मुझे वो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में ले गया था। और जहां तक मुझे याद है वो उसका दूसरा दिन था और मेरा पहला दिन। वो हम जब मेरी विवेक से जो मुलाकात हुई वो बियर बार में ही। एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है विवेक। और हमारी वहाँ सालों की मुलाकात एक अच्छे दोस्ती में तब्दील हुई। और यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस का रास्ता इस दरवाजे तक पहुंचाने वाला वही था। इस घटना को भी अगर मैं देखता हूँ तो ये ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर का नियोजन दिखता है मुझे इसमें। जान पड़ता है कि ये ईश्वर ने ही किया है, क्योंकि वो विवेक आज भी स्ट्रगल कर रहा है दारू छोड़ने की। तो ऐसे अनगिनत अनुभव है। कोशिश करूंगा ईश्वर के नियोजन को अपने अनुभव के मार्फत से, मेरे साथ जो गुजरा है उससे आइडेंटिफिकेशन मिले, ऐसा उससे जो संबंधित चीजें जो मेरे से घटती, घटनाक्रम होते गया मेरे साथ, उसके आधार पे अपनी बात रखने का। दोस्तों, मैं, जहां तक मेरा भी 22-23 साल का शराबी जीवन रहा है। 98-97 में मैंने शराब पीना चालू किया था, 1997। और 2002 में मेरी शादी हुई। एक बिल्डर का लड़का होने के वजह से मुझे रिश्तों की कमी नहीं थी। मेरी ग्रैंड मदर उस समय जिंदा थी और मेरी ग्रैंड मदर का मुझ पे, परिवार में किसी ना किसी का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है उसमें। जहां तक मेरा सवाल है, मेरी दादी का मेरे पे बहुत ज्यादा प्रभाव था। वो टीचर थी। मेरे माता पिता, मेरे पिताजी लोग जो थे, 8 भाई बहन थे, उनको पढ़ा लिखा के उनको जगह पे लगाने का काम उसने की थी। उसको मैं अपना आइडियल मानता हूँ कि वैसे स्ट्रगलिंग पीरियड में, क्योंकि मेरा दादा जो था वो शराबी था। और उसने क्या स्ट्रगल किया होगा उस समय मेरी दादी ने। और मेरा बहुत समय ने, मेरा एजुकेशन मेरी दादी के पास ही हुआ। वो टीचर थी एक कारपोरेशन के स्कूल में। रिटायर्ड होने के समय वो प्रिंसिपल बन चुकी थी। और मुझे बोलती थी, बिल्लू तेरे को रिश्ते आ रहे हैं तो तू सोच समझ के कर, तेरे पास पैसा है, तेरा बिजनेस है, तेरा परिवार अच्छा है,
तो ऐसी लड़की से शादी करना कि जो भले पैसे से कमजोर हो घर, लेकिन उसमें एक घर को लेकर के चलने की जो क्षमता होती वो जरूर दे। 2002 में जो शादी हुई, तो शादी मेरी जब उस समय तक रिश्ते कई थे, तो ये जो आज जो मेरी वाइफ है वो, उसको देखा मैंने। मेरे घर से 5-7 किलोमीटर पे उनका घर है। मेरे ससुर जी की एक छोटी सी चाय की दुकान है, और मैंने देख करके मेरे को दादी की बात याद आई। तो मैंने, दादी उस समय नागपुर में नहीं थी मेरी, वो मेरे बड़े पिताजी के यहाँ थी। तो उनको फोन करके मैंने बुलाया दादी को। मैंने, दादी एक लड़की पसंद आई है इतने में, तू चल मेरे साथ और उसको बता तेरी क्या राय है। और मेरी दादी आखिरी स्टेज में पैरालिटिक थी, बावजूद इसके वो जलगांव से नागपुर आई। और फिर हम दूसरे दिन देखने गए, और आते समय मेरी दादी ने बोला, बेटा लड़की अच्छी है। शादी हो गई, बच्चे हो गए। शराबियत और बिजनेस दोनों मेरा बढ़ता चला गया। 2015 तक के बिजनेस में इतना ग्रो कर लिया था कि जो बिजनेस में मेरे फादर जो लेवल पे थे, फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, वो लेवल मैंने अचीव कर लिया। और अचीव करने के बाद में मेरे में जो आज समझ में आया, मेरे को उस समय समझ में नहीं आता था। 2014-15 की बात, उस समय मैं सोच पिताजी से इस तरीके से बात करने लगा था कि पापा आप लोग को इतना समय क्यों लगा यहाँ तक आने में? मेरे को तो ज्यादा समय नहीं हुआ है। जो चीज आपने 40 साल में अचीव की, मैंने 12 साल में अचीव कर ली। तो वो उस समय कई निर्णय घर में ऐसे हुए थे मेरे फादर के हाथ। आज उसको सही और गलत पे नहीं जाता हूँ, निर्णय के वजह से कई नुकसान हम लोग ने झेला है। और आज मैं देखता हूँ पलट के, तो वो पिताजी के निर्णय मेरे को समझ में आते हैं कि वो गलत थे। और उस समय मेरी शादी होने के बाद में बच्चे हुए। बच्चा मेरा 10th में था, 2018 में मेरा बेटा 10th में था। बेटी बेटी मेरी 8th में थी। तो मेरा वो जो पीरियड था उस समय 2015 के बाद में, जब मेरा बिजनेस चौपट होते चल रहा है, एक क्या बोलते हैं उसको, झड़ी लग गई थी कि मैं जो 10-12 साल में मैंने ऊंचाइयां जो मैंने हासिल की थी, वो धीरे 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 बैंक का कर्जा, प्राइवेट कर्जे, बिजनेस में ध्यान नहीं देना, शराबियत अपनी चरण सीमा पे थी। मैं अपने रंग में था, महफिलें सजाता था रोज शाम को। और वही सर्कल मेरा, वही साइकिल मेरी जो थी, वो कई सालों तक ऐसी चलती चली गई कि क्या बताऊं मैं। 2018 आते आते मैं इस तरीके की पोजीशन हो गई कि मैं, ऐसा लगने लगा कि अब मैं जी नहीं सकता। जो लाइफस्टाइल मैंने अभी तक जी है, मेरे वाइफ को दी है, बच्चों को दी है, वो आगे कंटिन्यू करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मुझे दिखाया गया। मुझे डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि ये आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी हाई लेवल पे है, तो आपको ये दवाइयाँ लेनी। उस पीरियड में मैं एक चीज मिस कर गया आप लोगों को बताने के पहले। मैं जैसा बिजनेस में आया उसके थोड़े दिन पहले मैं फार्मास्यूटिकल लाइन में भी मैंने काम कर चुका था। थोड़ा फार्मेसी का नॉलेज था, मेरा साइंस बैकग्राउंड है। तो मैं जब ट्रीटमेंट ले रहा था डॉक्टर से, तो डॉक्टर से मेरी कई बार बहस हो जाती थी यहाँ नागपुर में कि ये ड्रग क्यों दे रहे हैं आप, ये मॉलिक्यूल क्यों दे रहे हैं, ये सॉल्ट तो इसके काम में आता है। तो वो डॉक्टर भी बड़ा मेरे से परेशान हो गया था। कई बार तीखी नोकझोंक होती थी डॉक्टरों से, पर वो दवाई कंटिन्यू थी। 2018 से मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, और वो बहुत लंबा चला क्योंकि मेरी शराब मैं रोक नहीं पा रहा था। शराब भी शुरू थी, दवाइयां भी शुरू थी। इसका घोल बन के जो दिमाग में जो असर हो रहा था, वो बिल्कुल पागलपन की अवस्था। जब पहला लॉकडाउन आया उस पीरियड में मुझे याद है कि हमारा छोटा सा फार्म है, वहां पे घर बना हुआ है। तो हमारे फादर और मदर दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम पूरा परिवार जाके वहां रहेंगे। जो परिस्थिति थी कोविड में, वो जिस प्रकार भयानक माहौल था, तो हम लोग ने उधर गुजारते थे। घर से ज्यादा दूर नहीं, 20-22-25 किलोमीटर के अंदर ही है वो। तो मैं क्या करता था, मैं शराब पीने के लिए वहां से, जो भी हमारे पुलिस स्टेशन आता था, वहां से स्पेशल परमिशन लेके अपने कार में लगा के नागपुर आता था। शराब क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ एक मेरे जो दारू बेचने वाला, जो वाइन शॉप का जो मालक था, उसने एक अपनी वाइन दारू बेचने के लिए मेरा फ्लैट किराए पे लेके रखा था। किराया नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि किराया लेता नहीं था, वो खाली पड़ा फ्लैट था मेरा। वहां पूरी दारू लाके उसने, देसी दारू से लेके स्कॉच तक के जो पूरा दुकान उसने वहां भर दिया था। और मेरे को बोला था कि संकेत, तेरे को जो भी लगेंगी वो बॉटल तू पीना उसमें से, और वो बॉटल अलग रखना, उसको मिक्स मत करना है स्टॉक के साथ। तो मैं साला रोज वो कोविड पीरियड में भी मैं आ रहा हूँ,
और यहाँ पी रहा हूँ, दवाइयां भी चालू है। उस पीरियड में मुझे पैनिक अटैक आना चालू हो गए, क्योंकि वो जो, मुझे नहीं मालूम कॉम्बिनेशन का क्या होता है, मेडिकल क्लिनिकली क्या होता है, लेकिन मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं मरने के लिए ही तत्पर हो जाता था कि मैं अब ऐसा कर लूंगा, आज मेरा आखिरी दिन है और तुम लोग मेरे को संभालो। घर वाले फोन करके अपने, मेरी बुआ लोगों को, मेरी बहन को, मेरे जिया जी को सबको बुला के, ये कैसा कर रहा है, पागल समान हरकतें कर रहा है, चिल्ला चोट। और मेरी बीवी भी मुझे देख देख के बेचारे हैरान हो जाते कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। मेरे को लेके डॉक्टर के यहाँ दौड़ना। मेरे पिताजी आज 82 है एज में, मेरी मदर 78। आप हिसाब लगा सकते हो, उस समय भी उनकी 2-4 साल पहले वही बूढ़े ही थे वो, लेकिन बावजूद इसके वो भी परेशान होते थे कि क्या होता है इसके साथ में, ये क्यों पागल सा मन करता है, सिर दीवार में पीटना। और फिर वो लेकर के दवाई भी लेना। फिर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अगर ये शराब बंद नहीं करेगा तो मेरे लिए इसको ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे तैसे पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, हम लोग आए वापस, और फिर बाद में फिर से ये मैसेज मिला मुझे, मेरे को देखने। जब विवेक नाम का लड़का, जो मैंने पहले ही आपको बताया, वो आया देखने के लिए और मुझे ले गया। और पहला दिन जब मैं गया यहाँ नागपुर में, तालाब की मीटिंग बोलते हैं हम लोग, और वो तालाब की मीटिंग में मुझे जब पहले दिन गया था, क्योंकि खुले में होती है मीटिंग, तो मेरी मनोदशा ये थी कि यार ये खुले में मीटिंग हो रही है और मैं बिजनेसमैन हूँ, लोग पॉलिटिकली भी मुझे लोग जानते हैं, मेरे फादर का नाम अच्छा है। अरे लोग देखेंगे तो क्या, पहले 4-5 दिन, हफ्ता भर तो इसी में गया। मैं बैठता जरूर था मीटिंग में, लेकिन मेरी नजर रास्ते पे रहती थी, ये फलाने की गाड़ी गई, इसने तो नहीं देखा, वो धमका गया यहाँ से, उसने तो कुछ नहीं बोलेगा। ने मीटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं, और शराबी मानने को तो ख्याल आता ही नहीं था कि मैं शराबी हूँ करके। वहां जो मीटिंग में शेयरिंग हो रही थी वो यही होती थी कि मैंने बीवी को मारा, उस पर मट्टी का तेल डाल दिया, मैं जेल जाके आया, मैंने ऐसा कर दिया, एक भाई का हाथ कट गया। तो ये सब सुन के मैं बोलता था यार, ये दिन में देसी दारू पीने वाले लोग हैं, सुबह उठ के 4 बजे हाथ भट्टी की पीने जाते हैं, मैंने तो वो काम किया ही नहीं। तो वो मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल होता था। मैं सोचता था मैं शाम को पीने वाला, क्लब में पीने वाला, बियर बारों में, महफिलों में पीने वाला, स्कॉच पीने वाला, तो मेरे को तो ये बीमारी है ही नहीं। तो पहला पहला जो हफ्ता 10 दिन ऐसा ही गया मेरा। मेरे जो उस समय जो चेयर करते थे मीटिंग, सुशील भाई, वो आज मेरे स्पॉन्सर है। और वो उस समय मेरे को एक ही चीज बोलते थे कि संकेत, कुछ भी कर, तू मीटिंग में आ। मैंने मीटिंग में जाना बिल्कुल भी रोका नहीं। बिल्कुल रोज मैं सुबह मीटिंग की राह देखता था। 1 बजे की मीटिंग होती थी, मैं 12 बजे पहुंच जाता था। और वहाँ हमारा स्पॉट ऐसा है कि लोग 12 बजे से वहां जमा होना चालू हो जाते थे। नागपुर शहर में वैसे मीटिंगें बहुत है, लेकिन वो तालाब की मीटिंग एक ऐसी सेंट्रली प्लेस्ड है कि वहां नागपुर के कोई भी कोने का रहा या कोई बाहर से भी आया हुआ व्यक्ति रहा, तो वो मीटिंग में आना, तालाब की मीटिंग में आता ही है कैसे भी करके। तो मैं वहां, मेरा टाइम पास अच्छा होने लगा। तो कंपैरिजन यहाँ पे आया मेरा कि मैं साला जो घर के अंदर बंद रहने वाला इंसान, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहा, घर से बाहर नहीं निकल रहा, और मेरे को यहाँ आके मैं उतने देर के लिए मेरी बीमारी भूल जाता था, 1 घंटे की। तो वो चीज सबसे पहले क्लिक की गई मुझे कि यार, मैं ये 1 घंटे में मेरे को कोई पैनिक अटैक नहीं आया, मेरे को डिप्रेशन नहीं आया, ना मुझे आत्महत्या के ख्याल आए जो मुझे पहले आते थे। मैं बताना भूल गया, मैंने एक अटेम्प्ट भी किया था मर्डर, अपना फांसी लेने का, उसमें मैं असफल रहा। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी यार, वो 1 घंटे के लिए। और फिर बाद में वहाँ फेलोशिप चालू होती थी 1 बजे के बाद में। फिर कुछ दिन बाद हमारे मदन भाई एक है सीनियर मेंबर, वो 1 से 2 मेरे, हमारे चेयरपर्सन सुशील भाई लेते थे मीटिंग, उसके बाद 2 से 3 मदन भाई लेते थे। तो फिर वो 2 मीटिंग अटेंड करने लग गया, तो 2 घंटा अच्छा निकलने लग गया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अभी 2 घंटे के बाद में जो फेलोशिप चलती थी, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वहां ऐसा था कि आप बैठे रहो, अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर बैठे रहते थे अपने आपस में, इधर उधर की बातें करना, और समय गुजर जाता था। मैं बोला यार, ये बहुत अच्छी जगह है यार। जो चीज, साला मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा, आज 2-3 साल का जमाना हो गया कि मैं साला कुछ सोच ही नहीं पा रहा, बस अपनी बर्बादी देख रहा हूँ खुले आंखों से, और शराब पी रहा हूँ। और यहाँ आके मेरे को वो अच्छा लगने लगा। मैं बोला यार, ये जगह अच्छी है। इस बीच मैंने ये चीज मेरे डॉक्टर से डिस्कस की, जिसने मुझे बताया नहीं था कि ऐसी कोई मीटिंग होती है। तो मुझे उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे ये नहीं किया, उन्होंने एनकरेज किया मुझे, चल तेरे को अच्छा लग रहा है, तू जा वहां पे, और जाते रहे तू वहाँ। मेरे को धीरे धीरे समझ में आया, मेरी सबसे बड़ी बीमारी ये थी कि मेरे को रात को नींद नहीं आती। नींद की वजह से मैं इतना हैरान होता था कि मैं रात भर, मेरे मेरे पड़ोसी एक डॉक्टर है जो मेरे मित्र भी है,
मैं उनको रात रात भर अपने पास बैठा के रखता था, मेरी मम्मी को बुला लेता था बेचारी, अगल बगल ही रहना है माता पिता का और मेरा। तो मेरे घर में आके रात भर वो बेचारी रुकती थी, कभी मेरी वाइफ रात भर जागती थी। और मुझे याद है यार, मेरे बच्चे का 10th था उस समय, और वो बोर्ड एग्जाम होने की वजह से सब पूरा परिवार परेशान था कि ये लड़का रात भर सोता नहीं है, और इसके बेटा भी परेशान होता है इसकी हालत देख करके, इसकी बेटी भी सहमी सहमी रहती है। तो उस पीरियड में मेरे बेटे को अपने दादा ने मेरे माता पिता के पास में रखा गया, और उसने पढ़ाई करके अपना 10th किया। और और मैं जब देख रहा था कि मेरे घर में ये भयावह वातावरण जिसको मैं खुद सहन नहीं कर पा रहा, और तो मेरा मेरा माता पिता बूढ़े, और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, छोटे बच्चे, वो कैसे निकाल रहे होंगे। तो मेरे को उस चीज पे भी रोना आता था, सिर्फ रोता था और रात भर जागता था, और दूसरे दिन फिर डॉक्टर के यहाँ भागता था। ये साइकिल बहुत दिनों तक चली दोस्तों। ये बताने में बिल्कुल भी मुझे ये नहीं लगता कि कैसा बताऊं, लेकिन यहाँ हिम्मत आप लोगों ने बढ़ाई मुझे। लेकिन वो भी दिन आया यार, मीटिंग में जाते जाते, जब मैंने अपने आप को एक दिन शराबी बोला। मेरे जो स्पॉन्सर है, जो उस समय चेयर करते थे मीटिंग, वो मेरे को बोलते थे यार तेरे को जब लगेगा तब तू शराबी बोलना, पर अपना नाम जरूर बताना यहाँ आके। तो मैं खड़े होकर बोलता था मैं संकेत हूँ, और मैं शराबी नहीं बोलता था मैं अपने आप को। और मेरे को बड़ी अटपटा लगता था बोलने में, तो मैं सोचा यार ये कैसा होता है साला। लेकिन एक समय ऐसा आया हमारे यहाँ, वो 2 मीटिंग कंटिन्यू करने के बाद में शाम को जो मीटिंग चर्च में होती है, वो चर्च वाली मीटिंग का भी पता चला। तब तक मुझे लगता था कि यही 2 मीटिंग है। मैं वहां जाना चालू किया, और वहां पे भी फिर मैंने मैंने एक दिन में 3 मीटिंग होने लगी, फिजिकल 3 फिजिकल मीटिंग होते होते जब मुझे पता चला चर्च की मीटिंग मेरे घर के पास ही थी, तो मैंने वो वहां जाना 2 मीटिंग का एक कर दिया, और शाम की चर्च की मीटिंग रेगुलर करने लगा। चर्च की मीटिंग में कुछ लोग मिले जो मुझे बोलते थे आते रहो मीटिंग होने के बाद में, और नेक्स्ट डे पूछते भी थे संकेत भाई कल दारू पिए थे क्या। अब मैं बोलता था हाँ मैंने यार कल पी लिया यहाँ से जाने के बाद। तो वो बोलते थे कोई बात नहीं यार, तुम आते रहो। ऐसा करते करते रोज 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 उनका पूछना, मेरा मेरा बोलना, पी लिया। एक समय ऐसा आया 8-15 दिन, या ज्यादा से ज्यादा एट द मोस्ट 1 महीना हुआ होगा, कि मेरे को शर्म आने लगी यार। और एक दिन मैंने डिसाइड किया आज मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा। वो थी मेरे होप ग्रुप की मीटिंग थी। उस होप ग्रुप में मेरे वाइफ को मैं बोला तू गाड़ी लेके आ जाना। मैं आज मैं कैसे गया मुझे याद नहीं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से मैं कैब करके गया मीटिंग में। और मेरे वाइफ को बोला मैं फोन करूंगा तो तू आ जाना। तो उसके पीछे कारण ये था कि मेरे को आज वहां से निकल के बियर बार नहीं जाना है या क्लब में नहीं जाना, ये मंशा लेके निकला था। और मैं आया यार, वो दिन भी आया मेरा। मैंने वाइफ को फोन किया, वो आई 2 व्हीलर लेके, मैं उसके साथ बैठ के घर आ गए। तो उस दिन तो बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि आज शराब नहीं पी है अपन ने, और ना ही सवेरे से ही अटपटा लग रहा था एक्चुअली। मीटिंग करने के बावजूद भी मैं मीटिंग में भी यही आ रहा था कि आज मुझे पीनी नहीं है, पीनी नहीं है, पीनी नहीं। तो वो मैंने बोला नहीं आज करूंगा ही। मेरे जो ओल्ड टाइमर लोग हैं यहाँ नागपुर के, वो मुझे बोलते थे, खास करके मेरे चेयरपर्सन जो नीशेश्री भाई, वो मेरे को बोलते थे कि यार तू तय कर, एक बार डिसाइड कर। तो मैंने वो डिसाइड कर लिया था, वो दिन था। और मैंने शराब उस दिन नहीं पी। जागना तो था ही रात भर, और मैं बोला बिंदास होके मैं जागूंगा। और हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने निकाला वो पहला दिन बिना बगैर शराब के। और दूसरे दिन मुझे जो सवेरे महसूस हुआ, वो मैं बता नहीं सकता कि ऐसा अजीब सा लग रहा था कि मैं कौन से दुनिया में आ गया। कि रोज रात को नशा करना शराब का और सुबह उठना, ये कई 20 साल की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस थी विदाउट एनी नागा। नागा बोले तो वही हुआ होगा, बीमार उमार पड़ा या कहीं कुछ तकलीफ हो गई तो मैंने रोकी होंगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं रुका हूंगा एक दिन। और दिन आया यार वो। और फिर धीरे 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 करके फिर सेकंड लॉकडाउन आया, उसमें मुझे मीटिंग का पता चला तो यही अनिल भाई थे, ये जो आज हमारे होस्ट है। और जबलपुर की मीटिंग अटेंड किया, वहां पे भी शुरू में वही हाल हुआ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे को माइक ऑन करके बोलना होता नहीं था। जो फिजिकल मीटिंग में जो इशू था वो यहाँ था, लेकिन आप भाइयों ने या नहीं भाई ने, इन्होंने मुझे हिम्मत दी यार बोलो तो सही कुछ यार। वो दिन है, और आज आज का दिन है, सिर्फ बोल रहा हूँ। और ये पूरे किस्से को अगर मैं देखता हूँ, इसको तो इतने बड़ी जिंदगी को घंटों में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे अनुभव जो मुझे याद आते हैं, वो उस पे से याद आता है कि भाई ये सब जो कुछ भी हुआ है आज तक,
वो ईश्वर का ही नियोजन था, वो ईश्वर की योजना। एक छोटा सा मैं ये बताता हूँ दोस्त, मेरा पहला साल कंप्लीट करने वाला था, फर्स्ट बर्थडे मनाने वाला था। और मुझे याद है दिवाली के आसपास मेरा बर्थडे था। दिवाली के दिन पहले था बर्थडे, दिवाली के बाद था, 3 दिन बाद। तो मैं दिवाली के दिन दिवाली मनाया, और शाम को मेरा वो मित्र जो जिसकी शराब की दुकान है, वो आया शाम को अपनी गाड़ी लेके। मैं बाहर अपने बच्चों के साथ में, भाई फैमिली के साथ में खड़ा था, पटाखे वगैरह। मेरे को बोले चल आएंगे दुकान से पूजा करके, मैं चले गया उसके साथ। 3 दिन बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे है, मैं चले गया उसके साथ। और उसने पूजा किया, और हम लोग खड़े थे, वो लक्ष्मी पूजन कर रहा था। और तब तक उसके मैनेजर ने 2 पैक बना दिया वहाँ, और मेरे को बोलता संकेत भाई लो, पूजा हो गई अब मैंने ले लिया। वो एक दिन का मेरा रिलैप्स था। दूसरे दिन आके मैंने यहाँ मीटिंग में बोला वो चीज, फिजिकल मीटिंग में भी बोला, ऑनलाइन भी बोला कि कल मेरा मैंने दारू पी ली। तो वो पहला दिन मेरा, ऑफिशियली पहला दिन मेरा रिलैप्स है, इसलिए मैं आज 4 साल ही मेरे ये नवंबर में पूरे हुए। अदरवाइज मैं 5 साल पूरे कर सकता था। वो एक ही दिन का था, वही 4-5 पैक जो पिया था उस रात को। तो ये बताने का उद्देश्य ये था कि भाई मैं अगर अ, एक साल में ही अपने आप को इतना अक्लमंद समझने लगा था कि मैं जा सकता हूँ बियर बार में, अब मैं बैठ सकता हूँ इन लोगों के बीच में, तो वो ईश्वर की ही योजना के तहत हुआ था कि वो मैं एक दिन। नहीं तो मैं यहाँ देखता हूँ यार, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि ये ईश्वर की योजना थी, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को यहाँ देखा है, 3-3, 4-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। हमारे अश्विन भाई जो है, वो भी, उनका भी काफी पीरियड बाद रिलैप्स हुआ, और वो बाद में संभल नहीं पाए, और मैं वो एक दिन के लिए मैं संभल गया। तो ये क्या हो सकता है यार, ये ईश्वर की योजना ही थी मेरे लिए, जो आज तक मजबूती से चल पा रहा हूँ एक दिन का आधार लेके। समय समय पे मेरी भी मनस्थिति खराब होती है यार। आज शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आज मेरा मेरा जो स्वभाव है, स्वभाव दोष है। मेरे यहाँ कल कल का शायद दैनिक चिंतन था, चरित्र निर्माण। मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं यार संकेत, देख, तेरे को चरित्र निर्माण के लिए खूब ज्यादा चरित्र की तरफ ध्यान नहीं है, तेरे को ये करना है कि तेरे चरित्र में जो दोष है पहले, जो तूने गलत सीख के रखा है, जो गलत विचारों के प्रभाव में तू बह जाता है, उसको, उससे दूर रहना, उसको दूर करना। यानी सीखना कम है, सीखा हुआ मिटाना ज्यादा है। वो चीज मेरे दिमाग में घर कर गई। मैं बोला नहीं यार, ये बात बराबर है। तो आज ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि मैं पूरी तरह ये हो गया, और नहीं, आज भी मैं फिजिकल मीटिंग गया था तालाब की, तो वहां पे यही बात चालू थी, हम लोगों के टॉपिक भी यही था। आज नसीब से मैं आज चेयर कर रहा था मीटिंग। तो अपने आप को देखता हूँ, पिछले 4-5 साल का जो मेरा ये सफर है, जर्नी है, तो उसमें ये देख पाता हूँ कि यार मेरी शुरुआत कहाँ थी, मेरी शुरुआत से यहाँ तक कैसे आया मैं। एक एक आखिरी में मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ अपने जीवन का, और फिर अपनी शेयरिंग खत्म करूंगा। दोस्तों, मैं 2015 में जब मेरा पीक पे था बिजनेस, वो बर्बाद कैसा हुआ। वो कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट कुछ मेरे फादर के थ्रू आया था मेरे पास। वो प्रोजेक्ट में मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी हाथ डालने की। मैं बोल रहा था कि अभी जो हाथ में है उसको पूरा करूंगा। फादर बोले नहीं, ले ले, फिर बाद में समय नहीं रहेगा ये, और किसी के पास चले जाएगा। तो मैंने वो, क्योंकि दारू भी सर चढ़ के बोल रही थी, और पैसा भी अच्छा था, तो मैंने वो ले लिया। और 2016-17 आते आते मेरे को ऐसा हो गया कि मेरे को टैक्स भरने के लिए मेरे को अपने पूरा घर और सब बहुत कुछ गिरवी रख के मेरे को बैंक से पैसा लेना पड़ा। तो वो जो मिस मैनेज हुआ मेरे से, मैं आज भी मेरे फादर को उस चीज के लिए गलत ठहराता हूँ कि आज भी जब मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ ये बात को, कि आज भी जब को भी बहस होती है बाप बेटे की, तो इसी बात पे होती है कि तुम्हारे उस एक, अरे एक कारण के, सॉरी एक फोन आ गया था, वो एक कारण की वजह से मेरे को पीछे आना पड़ा। तो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आज खुद एक बाप हूँ। मेरा जो बेटा उस समय 10th क्लास में था, आज थर्ड ईयर इंजीनियरिंग जयपुर में पढ़ता है। मेरी बेटी जो उस समय 8th स्टैंडर्ड में थी, वो आज फर्स्ट ईयर में बिजनेस मैनेजमेंट कर रही है। तो अगर ये मैं अगर बाकी छोड़ भी दूं, ये 5 साल का ही सफर देखूं, तो मैं कहाँ था, कहाँ चले गया था, मरने जा रहा था, और आज मैं किस मुकाम पे हूँ। तो इसको दोस्तों मैं ईश्वर की योजना ही मानता हूँ। और मैंने जैसा आपको शुरू में कहानी बताई थी एक बिजनेसमैन की, उसी प्रकार मेरे जीवन को भी देखता हूँ। अब तो ऐसा हो गया कि मैं अपने बचपन से लेके भी अगर सोचता हूँ, चीजों को देखता हूँ, तो ये सब चीजें जो हो रही है सब ईश्वर
से ईश्वर के नियोजन में ही हो रही है। और जहां जहां मैंने अपना नियोजन लगाया है, अपना प्लान ऐड किया है, वहां वहां मेरे को देखने मिलता है कि मैं वहां मात खाया हूँ। फिर वो पारिवारिक इशू हो या सामाजिक इशू हो या वो कोई आर्थिक मोर्चे पर लिया हुआ निर्णय हो, मैंने मात खाता हूँ मैं जहां जहां ऐड किया है। अब इस बात का नहीं कि कभी कभी पैराडॉक्स भी मेरे दिमाग में काम करता है कि भैया मैं सोच छोड़ दूं, अब ईश्वर पे ही छोड़ दूं। तो यहाँ बताया गया उसका भी मुझे यहाँ पे डी एक एंटीडोट मिलता है कि भैया एक्शन इज द मैजिक वर्ड। एक्शन मुझे लेना है यार। ईश्वर से मेरे सलाह मशूरा करना है, विचारों द्वारा मेरा ईश्वर मुझसे बात करता है, तो मैं सलाह मशूरा लेता हूँ और उसके बताए हुए, उसके समझाए हुए रास्ते पर जब मैं चलता हूँ तो देखता हूँ मुझे उस चीज से फायदा होता है, या तो फिर नुकसान भी हुआ तो वो नुकसान मेरे लिए आगे के फायदे के लिए होता है। ये चीज मैंने बहुत बार अनुभव की है, महसूस की है, और मैं आज भी करता हूँ। यार दोस्तों, मेरे आखिरी में इतना ही बोलूंगा यार, ये विकास की जो अवस्था है ना मेरी, ये मैं देख रहा हूँ अभी ज्यादा दूरी तय किया नहीं है मैंने। हमारा वो प्रॉमिसेस भी यही बोलता है कि मैं अचंभित हूँ इस चीज से। अब वो ऐसा लगता है एक नए फ्रीडम में जी रहा हूँ अब, और एक प्रसन्नता जिसको मैं महसूस ही नहीं किया था 20-22 साल में, वो आज प्रसन्न रहने लगा हूँ। अतीत के बारे में अब मैं बताने में बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होता हूँ। बिल्कुल मुझके लिए उसको ऐसा लगता नहीं कि उसको छुपा के रखना है या उसके दरवाजे बंद कर देना। और ये शांति को मैं अब बहुत ज्यादा महत्व देने लगा हूँ, जो कि मैं शांति को बिल्कुल भी ये नहीं, पहले आत्म शांति वगैरह में सोचता था पैसा भरपूर है तो सब कुछ ठीक है मेरे साथ, मैं सब चीज, सब पोजीशन, सब सिचुएशन संभाल लूंगा, कैसी भी परिस्थिति आने चाहे। मैं यहाँ बोलते हैं अब व्यर्थता की भावना, आत्मदया भावना मिट जाएंगी वगैरह, ठीक है, वो हमारे वो प्रोमिसेस में लिखा है, लेकिन वो ठीक है बोलने तक ठीक नहीं है, ये अंकित जी, स्वार्थीपन। 2 से 3 मिनट और लीजिएगा। जी जी, खत्म कर रहा हूँ। ये स्वार्थीपन अब दूर हो गया है मुझसे। और जो भय और असुरक्षा की भावना, खास करके आर्थिक असुरक्षा, जो काफी मेरे को डरा देती थी, डर का निर्माण करती थी, और कई कई दिनों तक मैं उसमें निर्णय भी गलत हो जाते थे, तो वो देख करके मुझे आज ये दिखता है कि भैया ये आर्थिक जो दूर हो गया, जो आर्थिक की जो आर्थिक असुरक्षा की जो भावना थी वो अब दूर हो गई। ये सब चीजें अब मेरे को तकलीफ नहीं देती यार। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे लिए वो कर रहा है जो मैं खुद के लिए नहीं कर सका। तो आज इस बात पे बिल्कुल मैं ठाम, मेरा 100% विश्वास है। आज के दिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं शराब से भी दूर हूँ, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, माता पिता खुश है, घर में एक शांति का माहौल है, आत्म शांति जिसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये कहीं अगर कहीं है तो सब आप लोगों की देन है यार, मेरे स्पॉन्सर की देन है, मेरे फेलोशिप, मेरे होम ग्रुप की देन है। तो यही है यार, जीवन मेरा ऐसे ही चल रहा है, और ईश्वर की योजना मेरे लिए अब तक यही थी, और आगे भी ईश्वर की योजना पे चल सकूं, ऐसे ईश्वर के चरण में प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने सुना। और खास धन्यवाद अनिल भाई का मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू।